नमस्कार, यूपी बिजनेस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यूनियन बजट 2025-2026 की सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हमने बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेटा डिस्कस किए थे। जैसे बजट का साइज कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा कितना है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और कितना है। इसके अलावा भी कई सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। वो जो पहला वीडियो है उसका लिंक यहाँ आपको ऊपर दिख जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा और वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर करेंगे और उन्हें केवल कवर ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें समझेंगे भी। तो यहाँ पर हम पिछले वीडियो का थोड़ा सा एक ले लेते हैं बैकग्राउंड, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स डिस्कस किए थे और कुछ डेटा डिस्कस किया था। तो वो डेटा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डेटा में सबसे पहला पॉइंट है कि जो बजट का आकार है वो हम लोगों ने बात की थी। बजट का आकार कितना है? बजट का आकार है 50,65,345 करोड़ रुपए। ये हमारा बजट का साइज था, 50,65,345 करोड़ रुपए। वहीं ये हम लोगों ने बात की थी कि 2025-2026 में बोरोइंग्स के अलावा जो टोटल रिसीव्स हुई हैं वो 34,96,000 करोड़ रुपए की हुई हैं। और जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो 50,65,000 करोड़ रुपए रहने का एस्टिमेट लगाया गया है। यहाँ पर हमको साफ साफ देखें अगर तो दिख रहा है कि जो हमारे रिसीप्ट्स हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर से यानी कि व्ययों से क्या है, कम है। और जब ऐसा होता है तो बजट को बोला जाता है घाटे का बजट, यानी कि डेफिसिट बजट बोला जाता है। अब डेफिसिट बजट होगा तो हमारे सामने घाटे आएंगे। तो हमारे पास जो घाटा है जिसको हम राजस्व घाटा बोल रहे हैं या रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है और इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये वीडियो नंबर 1 में डिस्कस्ड है। तो राजस्व घाटा जो है वो कितना है? वो 5,23,846 करोड़ रुपए रहने का एस्टिमेट लगाया गया है और ये जीडीपी का 1.5% होगा। ये अमाउंट जो है जीडीपी का 1.5% होगा। जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है यानी कि इफेक्टिव राजस्व घाटा है, उसका अनुमान कितना है? वो 96,654 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है और ये जीडीपी का 0.03% है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और इम्पोर्टेंट डेटा है। राजकोषीय घाटे की बात करें, इसको इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। उसका वैल्यू कितना है ये बताया गया कि वो रहेगा 15,68,936 करोड़ रुपए। ये भी कैलकुलेट करने का तरीका, इसका डेफिनेशन, इसका इम्प्लीकेशन और इसका परसेंटेज वगैरह कैसे निकाला जाता है ये हम लोग उस वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका जो परसेंटेज है वो जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटे यानी कि प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो वो कितना है? 2,92,598 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो जीडीपी का 0.8% रहेगा। तो ये जो पूरा यहाँ पर कई सारा हम लोगों ने डेटा देखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतने पोर्शन से आपको एक सवाल बजट से देखने को जरूर से जरूर एग्जाम में मिलेगा, जैसा कि ट्रेंड चला आ रहा है कई सालों से। इस बजट में वैसे कई सारी नई बातें भी हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारी सरकार ने एक एक विजन डेवलप किया है जिसका नाम है विजन 2047। इसमें बेसिकली क्या कहा गया, इसमें 2047 तक विकसित भारत का टारगेट सेट किया गया है। अब विकसित भारत का मतलब क्या है? तो बजट में बताया गया है कि विकसित भारत में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए विकसित भारत में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई, जैसे विकसित भारत में शामिल है हमारे पास गरीबी से मुक्ति, यानी कि जो विकसित भारत होगा उसमें कोई भी गरीब नहीं होगा, गरीबी से मुक्ति होगी। ठीक। 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा होगी, यानी कि स्कूल की शिक्षा भी क्या होगी? बहुत अच्छे स्तर की होगी। और 100% यानी कि सभी लोगों को, जितने भी बच्चे होंगे सभी को स्कूल लेवल की जो शिक्षा होगी वो अवेलेबल होगी। बेहतरीन, सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच होगी। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, यानी कि दो चीजें हैं। पहली चीज तो यहाँ पर है कि 100% कुशल कामगार, यानी कि जितने भी वर्कर्स होंगे, जो वर्क फोर्स होगी वो पूरी की पूरी वर्क फोर्स, 100% वर्क फोर्स जो होगी वो कुशल होगी। कुशल का मतलब क्या हो गया? वो स्किल्ड होगी, उसके अंदर स्किल होगी। और स्किल के लिए हमारे यहाँ कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, है ना। और
सार्थक रोजगार होगा, यानी कि रोजगार जो होगा उन सभी को अवेलेबल होगा, और ऐसा रोजगार होगा जो सार्थक होगा, यानी कि वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इन कुशल कामगारों के लिए इनकी जो स्किल्स हैं उनके साथ एक जस्टिफिकेशन करने वाला रोजगार वहां पर उनको दिया जाएगा, जिससे कि उनको काम करने से भी संतुष्टि मिले, काम के लिए उनको प्रॉपर जो रेमुनरेशन वो डिजर्व करते हैं वो उनको मिले, और इससे देश के जीडीपी में भी जो है वो सुधार हो, जीडीपी में भी वो झलके, देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करे। तो ये सार्थक रोजगार है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला, यानी कि देश की जो महिलाएं हैं उनमें 70% जो महिलाएं हैं वो देश की आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि कम से कम 70% जो महिलाएं होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर ली जाएंगी यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्क फोर्स है उसमें 70% महिलाएं होंगी, क्योंकि अगर वर्क फोर्स में 70% महिलाएं होंगी तो पुरुष तो फिर 30% बचे। इसका मतलब यह है कि देश में जो टोटल महिलाएं हैं उनका 70% किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान भी होंगे। किसान हमारे देश में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है उसको लेके आते हैं, और हम जानते हैं कि हम अभी भी क्या है, हम अभी भी एग्रीकल्चर वाली एक इकोनॉमी है। ठीक, कृषि आधारित इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम किसानों को कैसे भूल सकते हैं। तो हमारे किसान ऐसे किसान होंगे जो हमारे भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बना देंगे। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया भर में अपना अनाज, अपने उत्पादों को क्या करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। अब इनको, ये जो हमारे पास टारगेट्स हैं कि भाई विकसित भारत में ये चीजें होनी चाहिए जो बजट में बताई गई हैं, इन सभी को पाने के लिए हमें कुछ एरियाज में सुधार करना पड़ेगा, कुछ एरियाज में खास ध्यान देना होगा। तो इस बजट में ये भी बताया गया कि कौन कौन से एरियाज हैं जिन एरियाज में हमको खास ध्यान देना होगा। तो बजट में यहाँ पर 10 व्यापक क्षेत्र, 10 वाइड एरियाज बताए गए हैं, और ये कहा गया कि इन इन 10 वाइड एरियाज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमको ये जो विकसित भारत का काम करना है उसको हमें यहाँ पर करना है। तो ये जो प्रस्तावित जो विकास है उसका जो उपाय है वो गरीब, युवा, अन्नदाता, अन्नदाता मतलब हमारे किसान, और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कौन कौन से हैं, तो ये 10 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर है कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना। हमें ऐसा काम करना होगा कि कृषि का विकास हो, और कृषि के विकास के साथ साथ उत्पादकता को भी एक्सेलरेशन मिले, उसको भी गति मिले। उत्पादन और उत्पादकता का अंतर मुझे लगता है आपको पता होगा। उत्पादकता को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी। एक पर यूनिट जो लैंड है, उस पर यूनिट लैंड में जितना भी अनाज उत्पादित होता है उसको उसकी उत्पादकता बोला जाता है, और टोटल जो उत्पादित होता है उसको उत्पादन बोला जाता है। ठीक। दूसरी चीज ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, यानी कि गांवों को हमें संपन्न बनाना है, ग्रामों को हमें अनुकूल बनाना है। समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, यानी कि जो ग्रोथ होगी हमारी, जो जो हमारी प्रगति होगी, जो प्रोग्रेस होगी, वो कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। और इंक्लूसिव जब हमारी प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी, तो वो तभी हो पाएगी जब इस रास्ते पर हम सभी को साथ में पर लेकर चलें। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सभी का समान विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास वाली धारणा यहाँ पर हमारे सामने आती है। साथ ही साथ भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। हमें सभी सेक्टर्स को साथ में लेके आगे बढ़ना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, अब हम यहाँ पर विनिर्माण सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना है भारत में, और मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट लेके आई है मौजूदा सरकार, अपने पिछले कार्यकाल में भी लेके आई थी, इस कार्यकाल में भी इसको आगे बढ़ा रही है। तो इस मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। मेक इन इंडिया के कई सारी इम्प्लीकेशंस हैं। पहली बात, हम मेक इन इंडिया करेंगे तो हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। जब हम मेक इन इंडिया करेंगे और हम सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे, जिससे कि देश में फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, आएगी। ऐसे ही एमएसएमईज को बढ़ावा देना, एमएसएमईज को सहायता देना। एमएसएमईज क्या होती हैं, एमएसएमईज को बोलते हैं माइक्रो
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता देना। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स है जो एमएसएमईज में इन्वॉल्व है। हमारे देश के जीडीपी में अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो एमएसएमई सेक्टर है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है तो वो एमएसएमई सेक्टर है। और एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हमारे जो एक्सपोर्ट का है वो इसी एमएसएमई सेक्टर से ही आता है। तो इसको सहायता देनी है। इसको सहायता देने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब बजट में आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन एमएसएमईज को क्या सहायता देने की बात इस बजट में करी गई है, इन एमएसएमईज को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, और एमएसएमईज की जो नई डेफिनेशन है इस बजट में जो प्रेस्क्राइब करी गई है वो क्या है। ठीक। रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, यानी कि हम देश में जो, भाई हम क्या है, हम हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, हमारे देश में जो युवा जनसंख्या है वो ज्यादा है। और युवा जनसंख्या ज्यादा है और उसको हम रोजगार नहीं देंगे तो वो गलत रास्तों पर चली जाएगी, वो हमारे लिए बोझ बन जाएगी। तो रोजगार देने के लिए जरूरी है कि उनको स्किल्स दी जाए और स्किल देकर उनको रोजगार दिया जाए, जिससे कि देश के विकास में वो पार्टिसिपेट कर पाए, देश की ग्रोथ में वो अपना योगदान दे जाए। तो इसमें रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाया जाएगा। साथ ही साथ जनता में, अर्थव्यवस्था में और इनोवेशन में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना, यानी कि एनर्जी जो सप्लाई है उसको यहाँ पर इंश्योर करने की भी बात कही गई है। हम जब तक एनर्जी को इंश्योर नहीं करेंगे, एनर्जी सप्लाई को इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो एनर्जीज पर डिपेंडेंट होती हैं। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए। निर्यात को बढ़ावा देना है हमको, नवाचार को पोषित करना है हमको, इनोवेशंस को भी हमें बढ़ाना है। तो ये 10 वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर हमको काम करना है। और हमको कहाँ पर पहुंचना है, हमको पहुंचना है विकसित भारत की तरफ। और ये जो विकसित भारत की यात्रा है इसमें हम जिस ट्रेन पर बैठेंगे उस ट्रेन में इंजन भी तो लगेंगे, और वो इंजन क्या होंगे, वो इंजन जो इस ट्रेन को पावर देंगे, जो इसे आगे बढ़ाएंगे, उन पर भी बजट में बात की गई है। और बजट में 4 इंजन बताए गए हैं, 4 शक्तिशाली इंजन बताए गए हैं जो इस यात्रा में हमारी जो ट्रेन है उसको गति देंगे। और ये 4 इंजन हमारे कौन कौन से हैं, ये 4 इंजन है हमारा कृषि, ये है हमारा एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और निर्यात यानी कि हमारा एक्सपोर्ट। ये 4 शक्तिशाली इंजन है, इनके नाम ध्यान रखिएगा, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है कि इसमें आपको कोई निमोनिक दिया जाए कि आप इन 4 चीजों को याद रख सकें। ठीक। तो ये ध्यान रखिए, इसको याद रख लीजिए, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 शक्तिशाली इंजन हैं जिनका इस्तेमाल करके हमारी विकास की जो ट्रेन है वो पहुंचेगी विकसित भारत की तरफ। ये हमारे बजट में बताया गया है। अच्छा, अब ये इंजन हमारे 4 हो गए, लेकिन इंजन कोई भी हो वो बिना किसी ईंधन के, बिना किसी फ्यूल के नहीं चल सकता। इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर बजट में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर सरकार कुछ सुधार लेके आएगी जो विकास को आगे बढ़ाने वाले इन इंजन के लिए फ्यूल का काम करेंगे, ईंधन का काम करेंगे। तो ईंधन के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाएगा, ईंधन के रूप में हम अपने सुधारों को इस्तेमाल करेंगे जो रिफॉर्म्स लेके आए जाएंगे। और इनके लिए जो मोटिवेशन मिलेगा वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा इंक्लूजन से, यानी कि जो मार्गदर्शक प्रेरणा है वो क्या है, वो समावेशिता है, वो इंक्लूजन है। और इस पूरी यात्रा का लक्ष्य क्या है, इस पूरी यात्रा का लक्ष्य है वही विकसित भारत। विकसित भारत बनाना लक्ष्य है। इसके साथ ही 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने की बात भी इस बजट में कही गई है। ये जो 6 क्षेत्र हैं जहां पर परिवर्तनकारी सुधार लाने हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें पहला है कराधान यानी कि टैक्सेशन, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक जो सेक्टर है वो, शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट, खनन यानी कि माइनिंग, वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर, और विनियामक सुधार यानी कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो इन 6 चीजों में परिवर्तनकारी सुझाव लाए जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं कि विकसित भारत में क्या शामिल है, कौन कौन से व्यापक क्षेत्र हैं, इंजन्स कौन कौन से हैं, सुधार क्या हैं, उद्देश्य क्या है, इन्हें ध्यान रखना है।
इस पूरे पार्ट से कम दो प्रश्न आपके जरूर बन सकते हैं। वो अगर हम लोग जो बेसिक बातें हम लोगों ने देखी थी फिजिकल डिवीजन वाले के अलावा, ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, यहाँ से भी आपको सवाल जरूर मिलेगा। दो नहीं तो एक सवाल तो रखा हुआ है इतने पोर्शन से। आपको ये ध्यान रख लेना है। वो पूछ सकता है कि जो चार इंजन हैं वो कौन कौन से हैं, या 10 व्यापक क्षेत्रों में चार दे दिया और कह दिया कि इनमें से कौन सा उन 10 व्यापक क्षेत्रों में शामिल नहीं है, या चार दे दिया और कह दिया कि इनमें से कौन सा है उन 10 व्यापक क्षेत्रों में शामिल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं इंजन्स की। तो हमारे पास चार इंजन्स हैं और इन चारों इंजन्स के बारे में, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में कुछ योजनाएं शुरू करी गई हैं, कुछ सुधार लाए गए हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले इंजन की। पहला इंजन क्या है? पहला इंजन है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। तो प्रथम इंजन जो कृषि का है, इसमें सबसे पहली जो बात है वो है एक कृषि योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम, ये पूरा नाम है इस योजना का। सरकार कुछ समय पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आई थी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम लेके आई थी, और वो सफलता उसको मिली। उसी सफलता से प्रेरणा लेकर सरकार जो है वो राज्यों की भागीदारी से, ध्यान रखिए किसकी भागीदारी से, राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर राज्यों की भागीदारी होगी, ध्यान रखना है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा? इस कार्यक्रम में जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, और कुछ विशेष जो उपाय हैं, उन विशेष उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा, उनको और एक्सपैंड किया जाएगा। अभिसरण का मतलब है उनको और फैलाना, उनको और एक्सपैंड करना। ठीक, इसके माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कौन कौन से 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वो जिले जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है। कौन सी प्रोडक्टिविटी? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जहां पर फसलों की बुआई जो होती है वो कम होती है, जहां पर किसानों को जो लोन दिया जा रहा है, किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है, वो जो स्टैंडर्ड रेट है उससे कम दिया जा रहा है, यानी कि किसानों को ऋण कम मिल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें किसान यानी कि कृषि को इनवर्सली हैम्पर करती हैं। ठीक, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उत्पादकता ज्यादा हो, फसलों की अच्छी ठीक ठाक बुआई हो, और औसत से कम ऋण नहीं बल्कि ऋण जो किसानों को है वो जितनी जरूरत है, जो सरकार ने वहां पर टारगेट सेट करके रखा गया है उसके हिसाब से किसानों को ऋण मिले, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, समय पर खाद खरीद सकें, समय पर बुआई कर सकें, समय पर कीटनाशक उनको मिल सके, और इसके लिए उनको ऋण चाहिए तो वो ऋण ऋण उनको क्या हो सके? मिल सके। तो इन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा और ये जो कमियां हैं इन कमियों को दूर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है, जब इन कमियों को दूर कर लेंगे तो संवर्धित कृषि उत्पादकता आएगी। संवर्धित का मतलब होता है इंक्रीज। कृषि उत्पादकता में क्या होगा? बढ़ावा होगा। इंक्रीज होगा किसमें? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। फसल विविधता यानी कि क्रॉप डाइवर्सिटी और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाया जाएगा। सतत कृषि पद्धतियों का मतलब हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस हैं उनको अपनाया जाएगा, जो सिस्टम्स हैं उनको अपनाया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, यानी कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज है, उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। पंचायत लेवल पर भी और ब्लॉक के लेवल पर भी कटाई के बाद फसल का भंडारण किया जा सके, ऐसी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। सिंचाई की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो लोन है उसकी उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा। लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ अवधि, और शॉर्ट टर्म मतलब जो लघु अवधि के ऋण हैं वो उपलब्ध भी हो और आसानी से किसानों को अवेलेबल भी हो। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है इस योजना का। ठीक है, और ये माना जा रहा है, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। कितने किसानों को? 1.7 करोड़, यानी कि 1,70,00,000 किसानों को मदद मिलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण।
यानी कि गांवों को संपन्न किया जाएगा और अनुकूलन निर्माण वहां पर किया जाएगा। अनुकूलन निर्माण क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक व्यापक बहुक्षेत्रीय, बहुक्षेत्रीय मतलब मल्टी सेक्टोरल ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। तो ये भी कैसा है, ये भी राज्यों की भागीदारी से है, व्यापक है और बहुक्षेत्रीय है, वाइड है और मल्टी सेक्टोरल है। नाम क्या है, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। क्या क्या होगा इसमें, इससे क्या होगा, इससे कौशल यानी कि जो स्किल्स हैं, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, इनके माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। तो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल्स डेवलप करके, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाकर और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, गांवों से माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गांवों से लोग निकल निकल कर शहरों में जाते हैं और जो गांवों में अच्छी खासी जमीनों के मालिक हैं वो भी शहर में मजदूरी करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास जमीन तो है लेकिन कृषि उत्पादकता कम है। इससे खेती क्या है, खेती एक लाभ का कार्य नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको खेती छोड़कर बाहर आना पड़ता है और एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट को ढूंढना पड़ता है। तो अब अगर हम गांवों में ही उनके लिए प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा कर लें तो वो एक मजबूरी में गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। वो अपना, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो ये करें चाहे वो दूसरा काम कर लें। लेकिन जो मजबूरी है कि भाई खेती में उपज ही नहीं हो रही है, खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है और मजबूरी में उनको छोड़कर शहरों में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है, दूसरे काम करने पड़ रहे हैं, तो ये मजबूरी ना हो। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना, ताकि जो प्रवास है यानी कि जो माइग्रेशन है वो एक ऑप्शन हो, ना कि एक अनिवार्यता, ना कि एक मजबूरी। मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। देखिए कोई भी चीज रटने नहीं, समझने का अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीज आप बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे। दूसरी चीज, वो चीज आपको ज्यादा समय तक आपके मन में रहेगी, दिमाग में रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्योंकि ये जो एग्जाम्स आप जिनकी तैयारी कर रहे हैं वो रट्टू तोतों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो चीजों को समझते हैं, जिनका दिमाग खुला हुआ है, जो जागरूक हैं और चीजों को समझ कर काम करते हैं, ना कि केवल रट के, रट लिया दिमाग में कुछ भी नहीं गया। अगर आप एसडीएम बन जाते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर कलेक्टर बन जाते हैं या उस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं इस पर आप जाना चाहते हैं, तो आप कैसे काम कर पाएंगे अगर आपके अंदर इन चीजों की बेसिक जानकारी ही नहीं है। तो केवल एग्जाम पास करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर हम सिविल एस्पिरेंट हैं तो हम सिविल एस्पिरेंट दिखें भी, होने के लिए ना हो, हमको दिखना भी चाहिए, अपनी बातों से अपनी जानकारी से हम दिखें भी वहां पर। ठीक, तो अब यहाँ पर आगे एक पॉइंट और है कि ये जो कार्यक्रम है ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों, भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। माइग्रेट करने वाला जो जो मेजोरिटी है वो कौन सी है, युवा किसान, जो खेती से संतुष्ट नहीं है, ग्रामीण युवा, उपेक्षित और छोटे किसान और जो लैंडलेस फैमिलीज हैं। तो इन्हीं लोगों पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को शामिल किया जाएगा। ग्लोबल और घरेलू यानी कि लोकल, इंडिजिनस भी बोल सकते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां होंगी, जो बेस्ट तरीके होंगे, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ मल्टी सेक्टोरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनसे उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जाएगी, ये ध्यान रखना है। पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। तो कितनों को किया जाएगा, 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। अब ये जो कार्यक्रम है हम लोगों ने देखा, तो रिपीट होके पॉइंट आ रहा है फिर से कि ये जो कार्यक्रम होगा वो किन पर केंद्रित होगा। तो ये कार्यक्रम होगा ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना, कैटलाइज करेगा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगार और फिनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है उसको बढ़ावा मिले उनमें। जो युवा किसान है
और जो ग्रामीण युवा हैं उनके लिए नए रोजगार और व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना। नए रोजगार उनके लिए बनाए जाएंगे, उनके लिए जो व्यवसाय हैं उनका जनरेशन वहां पर किया जाएगा, गांव में ही किया जाएगा, जिनसे कि माइग्रेशन में क्या है, रोक लगे माइग्रेशन। खास तौर से जो सीमांत यानी कि जो मार्जिनल और जो छोटे किसान हैं उनके लिए जो प्रोडक्टिविटी है उसमें सुधार करना, स्टोरेज के लिए कृषि संवर्धन और आधुनिकीकरण करना, साथ ही साथ जो भूमिहीन परिवार है, जो लैंडलेस फैमिलीज हैं, उनके लिए भी विविध अवसर उत्पन्न करना, अलग अलग प्रकार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए उपलब्ध करना, यहाँ पर इसका जो है वो फोकस रहेगा। यहीं पर इसी इंजन में अगला काम क्या है, दलहन में आत्मनिर्भरता। दलहन का मतलब होता है पल्सेज, यानी कि जो दाल वगैरह हैं, पल्सेज में सेल्फ डिपेंडेंसी लाना। ठीक, हम अभी भी दालों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। हमको दालों में आत्मनिर्भरता लानी है, और यहाँ पर सरकार ने एक 6 साल का आत्मनिर्भरता मिशन जो है वो शुरू करने की बात कही है। तो एक 6 साल का, 6 ईयर का एक आत्मनिर्भरता जो मिशन है वो शुरू किया जाएगा। नाम क्या होगा, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। कौन कौन सी दालों पर, तूर, उड़द और मसूर पर खास ध्यान दिया जाएगा। तूर बोलते हैं कौन सी दाल को, तूर बोलते हैं अरहर की दाल को। तो अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल पर खास फोकस रखते हुए 6 साल का पल्सेस में आत्मनिर्भरता मिशन सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। यहाँ पर दो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जिसमें से एक नाफेड है और दूसरी है एनसीसीएफ। तो नाफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 सालों के दौरान ये एजेंसियां इन तीन दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। मतलब क्या है कि नाफेड और एनसीसीएफ में जिन भी किसानों ने अपना पंजीकरण करके रखा है, जिन्होंने वहां पर अपना एग्रीमेंट करके रखा है, उन किसानों से अगले 4 सालों तक ये एजेंसियां इन तीन दलहनों की, कौन कौन सी, अरहर, उड़द और मसूर की, जितनी भी किसान वहां पर लेके जाएंगे क्वांटिटी, वो सब वो खरीदने को तैयार रहेंगी। कोई भी क्वांटिटेटिव लिमिट नहीं लगेगी। हम इसको बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड खरीद किसानों से की जा सकेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि एक किसान से इतनी ही मात्रा में इन दालों को खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगे जितनी उनके पास लाई जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि अनलिमिटेड खरीद करी जाएगी किसानों से। किसान जितना भी लाएंगे सब ये एजेंसियां खरीदने के लिए बाध्य होंगी। ये मिशन जो होगा वो किस पर फोकस करेगा, तो ये ध्यान देगा जलवायु अनुकूल बीजों का विकास करने में। अब देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। जलवायु में परिवर्तन होगा तो इससे सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा पर्यावरण के साथ साथ वो कृषि में पड़ेगा। एग्रीकल्चर पैटर्न में परिवर्तन होगा। ठीक, हम जो भी फसल बोते हैं वो एक पर्टिकुलर मौसम में, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में, ताप और जो मॉइस्चर है उसकी एक आइडियल कंडीशन में ही उसका जर्मिनेशन होता है। उसी कंडीशन में जो उसको जरूरी है, उतने ही ताप, उतने ही ह्यूमिडिटी वगैरह उसको चाहिए, जब वो ग्रो करती है, जब उसमें फूल आते हैं और जब उसमें जो बीज और फलों का विकास होता है। तो अब जब क्लाइमेट में चेंज होगा तो ये चीजें भी बदल रही हैं। हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम सिकुड़ता चला जा रहा है, गर्मी का मौसम बढ़ता चला जा रहा है। बीच में जो ट्रांजिट वेदर्स होती थी, हेमंत, शरद जैसी जो वेदर्स होती थी, ये वेदर्स या तो गायब हो गई है, बहुत ही नाम मात्र के पीरियड के लिए वेदर्स हमारे सामने आती हैं। तो ऐसे में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने वाले बीज भी तो हमारे पास होने चाहिए। तो जलवायु अनुकूल बीजों का विकास किया जाएगा, और केवल विकास ही नहीं किया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी कि ये कॉमर्शियली अवेलेबल हो। क्योंकि जब ये बीज किसान तक पहुंचेंगे ही नहीं तो उनके विकास का फायदा क्या। ये किसके लिए डेवलप किए जा रहे हैं, किसानों के लिए डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए कॉमर्शियली अवेलेबल होंगे, जैसे कि किसान इन जलवायु अनुकूल बीजों का इस्तेमाल कर सके और इसका इस्तेमाल करके अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को जारी रख सके। ठीक, दूसरा है प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि। दाल जो है ये प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेज में माना जाता है। दालों में अगर हम देखें तो प्रोटीन बहुत पाया जाता है, चाहे वो चना हो, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो सोयाबीन हो, इन सभी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है।
और हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर लोगों में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जहां से भी प्रोटीन मिल सकता है वहां से प्रोटीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। और सरकार क्या कर रही है, सरकार कोशिश करेगी कि इस तरीके के काम किए जाएं कि दालों में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बढ़े। उत्पादकता बढ़ाना भी एक यहाँ पर है। साथ ही साथ फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना। हमारे देश में बहुत सारी फसल, बहुत सारा अनाज, बहुत सारे दलहन और तिलहन केवल इसलिए खराब हो जाते हैं कि उनके स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है। किसान ने गेहूं काटा, गेहूं काट के उसको खलिहान में लगा दिया, अचानक से बारिश आ गई, आंधी आ गई, आग लग गई, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। किसान का तो नुकसान हुआ ही हुआ, देश का जो अन्न भंडार है उस अन्न भंडार में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये जो बर्बादी हो रही है, चूहे खा जाते हैं, बारिश से खराब हो जाता है, ये सुधारने के लिए जरूरी है कि जो भंडारण और जो प्रबंधन है इनके, वो भी उसमें सुधार किया जाए। तो अगला जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है कि फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करने का भी टारगेट रखा गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य कैसे मिलना चाहिए, हम अक्सर देखते हैं खबर कि इस किसान ने आत्महत्या कर ली, उस किसान ने आत्महत्या कर ली। कई बार हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई और किसान बेचारे, उसको हार्ट अटैक आया फसल खराब होने से और वो मर गया। किसानों की जिंदगी जो है वो उनकी फसल पर डिपेंडेंट है। किसानों ने सपना देख रखा है कि हमारी ये फसल अच्छी हो जाएगी और इसको बेच के हम जो फायदा लेंगे उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, घर बनवा लेंगे, या जो भी उसका टारगेट है उस टारगेट को पूरा करेंगे। लेकिन अगर उसी किसान को अपनी फसल के सही मूल्य नहीं मिलते हैं, ठीक, उसकी लागत ही रिकवर नहीं होती है, तो ऐसी खेती का कोई फायदा नहीं है। भारत की सरकार किसानों की आय को दुगना रखने का टारगेट लेकर बैठी हुई है। हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना उनका हक है, और इसी के लिए यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि किसानों को जो लाभकारी मूल्य है वो सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे पास एमएसपी भी है, गन्ने के लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस भी है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखना है कि किसानों की जो लागत है वो वसूल हो जाए और लागत के ऊपर उनको कुछ जो जो बेनिफिट है वो भी मिलता रहे। ठीक। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, ये हमारे पास सब्जियां अगर देखें तो हमारे पास कैश क्रॉप्स होती हैं जिनको किसान बेचकर तुरंत क्या हो सकता है, कैश को अपने हाथों में ला सकता है। तो सब्जियों और फलों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है हमारे पास इसी में, वो है सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम में क्या क्या चीजें करी जा रही हैं इस बजट में, वो ये है कि इनके उत्पादन, इनकी प्रभावी आपूर्ति यानी कि सप्लाई चेन, इनके प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पर भी राज्यों की भागीदारी होगी और सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तो सब्जियों और फलों के लिए जो व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि इनके उत्पादन में को बढ़ावा मिले, इसका टारगेट है इनकी जो सप्लाई है वो सही रहे, इसका टारगेट है कि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो सही रहे। ठीक। और किसानों को जो लाभकारी मूल्य है वो भी इनको मिलता रहे। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जो सब्जियां हैं, जाहिर सी बात है वो एज इट इज भी बेची जाती हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके भी बेचा जाता है, जैसे टमाटर का टोमेटो केचप बनाया जाता है ना। तो ये चीजें किसमें आ गई, प्रोसेसिंग में आ गई। तो इनके लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा राज्यों की भागीदारी से। प्लस इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर देखा जाए तो इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उपयुक्त संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जाएगा और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करी जाएगी। यहाँ पर एक टर्म हमारे पास आया है जिसका नाम है किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ। ठीक। अब एफपीओ बेसिकली क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। एफपीओ की अगर बात करें तो जो एफपीओ है वो एक प्रकार का संगठन होता है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। जो किसान उत्पादक संगठन है वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो किसान है वो वॉलेंटरली एकत्र होकर, इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो ज्वाइंटली यानी कि संयुक्त रूप से कृषि का उत्पादन कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें, मार्केटिंग कर सकें,
जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स है उनको खरीद सकें, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो है, तकनीकी सहायता है उसको प्राप्त कर सकें, और एग्रीकल्चर बेस्ड सर्विसेज का बेनिफिट ले सकें। ये जो संगठन बनता है जिसमें किसान वॉलंटरली इकट्ठा होकर एक संगठन बनाते हैं, ये संगठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसानों की आमदनी को बढ़ाना और उन्हें बाजार में बेहतर बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करना होता है, बेहतर सौदे की शक्ति प्रदान करना होता है। अब एक एफपीओ के गठन के लिए कम से कम जो 10 किसान होते हैं वो जरूरी होते हैं, यानी कि एक एफपीओ अगर बनाना है तो कितने किसानों को आपस में मिलकर एफपीओ बना सकते हैं? तो 10 किसान मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं। ये कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है। 10 से कम किसान अगर हैं तो एफपीओ नहीं बना पाएंगे, मिनिमम 10 किसान चाहिए। जनरली हमारे देश में जो एफपीओज हैं उनमें किसानों की संख्या 100 से 1000 के बीच में होती है, लेकिन अगर बनाना है तो 10 किसान भी मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एफपीओ है। अगला पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक, मखाना हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, एक प्रकार के ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में मखाना आता है। तो इसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड कहाँ पर बनाया जाएगा इसके बारे में बात नहीं करी गई है बजट में। और ये जो मखाना बोर्ड है, ये मखाना बोर्ड क्या करेगा? ये मखाना बोर्ड मखानों का उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, उनका मूल्य संवर्धन यानी कि जो वैल्यू एडिशन है, और मार्केटिंग में सुधार लाने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। और मखाने के उत्पादन में, मखाने के प्रसंस्करण में, मखाने के मूल्य संवर्धन में और मखाने की मार्केटिंग में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा, उन लोगों को एफपीओ में लाया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि एफपीओ बनाकर ये काम करे, जिससे कि आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बेहतर हो सके, और आप लोग जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो सर्विसेज है, उनका बेहतर जो फायदा है वो उठा सके। ठीक, ये जो मखाना बोर्ड होगा ये किसानों को राह दिखाएगा, उनको गाइड करेगा, उनको उनको ट्रेनिंग जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही साथ ये इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि उनको सभी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका बेनिफिट जो है वो उनको मिल सके। तो पथ प्रदर्शन करेगा उनका, ये उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और सुनिश्चित करेगा कि सभी संगत सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। तो जो मखाना बोर्ड है ये तो बिहार में स्थापित किया जाएगा। हमारे देश में कुछ और कमोडिटीज बोर्ड भी हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन कमोडिटी बोर्ड, इनका मैं नाम यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इनका जो जो बोर्ड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर कुछ और कमोडिटी बोर्ड्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड्स आप मुझे बताएंगे, बताइए मुझे कि जो कॉफी बोर्ड है, ये कॉफी बोर्ड का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है? टी बोर्ड कहाँ पर है? रबर बोर्ड, टोबैको बोर्ड, और अभी रिसेंटली हल्दी बोर्ड बना है। तो ये हल्दी बोर्ड कहाँ पर है? ये जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो इसी में, या जहां से भी आप ये पढ़ रहे हैं वहां पर जहां पर भी ये मखाना बोर्ड लिखा हुआ उसके बगल में इसको लिख कर आप इसको लिख लीजिएगा, जिससे कि ये भी साथ में वहां पर अटैच हो जाएगा, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये भी आपका साथ में रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इस इंजन में है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, हाई ईल्ड सीड मिशन, नेशनल हाई ईल्ड सीड मिशन, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। तो ये राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका देखिए, उच्च पैदावार बीज मिशन, तो हमें उच्च पैदावार वाले बीज कैसे मिलेंगे? जब हम उच्च पैदावार के बीजों को बनाने के लिए रिसर्च करेंगे। जब तक रिसर्च नहीं होगी तो जो जनरल बीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल करते जाएंगे। तो यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो रिसर्च एनवायरनमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उच्च पैदावार वाले। और केवल उच्च पैदावार ही नहीं, बल्कि ऐसे बीज बनाए जाए, जब बना ही रहे हैं, डेवलप ही कर रहे हैं, तो ऐसे बीज बनाए जाए जो हाई यील्डिंग भी हो। साथ ही साथ जो कीट हैं, जो कीट लग जाते हैं, उनका भी रेजिस्टेंस उनके अंदर हो, कीट प्रतिरोधी भी हो, और जलवायु अनुकूलन भी उनके अंदर हो। तो ऐसे इन 3 गुणों वाले बीजों का टारगेटेड डेवलपमेंट करना और इनका
प्रचार करना, यानी कि लोगों तक इनको पहुंचाना कि भाई हमने ऐसा बीज डेवलप किया है, आप इसका यूज करें, इससे आपका फायदा होगा, ये इसमें आएगा। अभी सरकार ने जुलाई 2024 में, इसके पहले जो बजट आया था, जो इंटरिम बजट था, वहां पर भी इसके बारे में बात की गई थी। और जुलाई जुलाई 2024 के बाद से कई सारे जो बीज हैं उनको यहाँ पर जारी भी किया गया, और 100 से ज्यादा किस्मों के जो बीज हैं वो यहाँ पर जारी किए गए। और यहाँ पर ये टारगेट रखा गया है कि इन 100 से ज्यादा किस्मों के जो बीज यहाँ पर जारी किए गए, हाई यील्ड प्रोडक्शन वाले जो बीज हैं, उनको किसानों को कॉमर्शियल लेवल पर उनको अवेलेबल भी कराना यहाँ का एक ऑब्जेक्टिव है इसका। फिर यहाँ पर फिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें, फिशरी इंडस्ट्री की बात करें, तो मत्स्य उद्योग को हम कैसे भूल सकते हैं कि हम अपने देश को एक ब्लू इकोनॉमी भी तो बनाना चाहते हैं, मत्स्य उद्योग को भी तो डेवलप करना चाहते हैं। जो कोस्टल जितने भी स्टेट्स है वहां पर ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर रहता है फिशरीज। ठीक। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत जो है वो फिशरीज में, यानी कि मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि जो है उसके क्षेत्र में दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर भारत जो है वो इनमें दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैं नहीं कह रहा, ये बजट में बताया गया है। हमारा जो समुद्री खाद्य निर्यात है, यानी कि मराइन फूड जो एक्सपोर्ट हमारा है, उसका मूल्य कितना है? 60,000 करोड़ रुपए। हम 60,000 करोड़ रुपए का मराइन फूड जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इस सेक्टर पर ध्यान देने के लिए सरकार क्या करेगी? तो सरकार ने बजट में ये कहा है कि सरकार अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पर खास ध्यान देने के साथ साथ जो भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है और जो गहरे समुद्र हैं, यहाँ से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल फ्रेमवर्क लेके आएगी। यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड पर तो खास ध्यान दिया ही जाएगा, साथ ही साथ जो भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और जो डीप सी है, वहां से मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाया जाएगा। अब यहाँ पर दो नए टर्म्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक टर्म हमारे पास है, क्या कौन सा टर्म? वो है हमारे पास भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और डीप सी। ये क्या होते हैं, ये समझने के लिए थोड़ा ज्योग्राफी में जाना चाहिए हमको। अगर हम देखें तो एक होता है कंटिग्यूअस वाटर, यानी कि संलग्न क्षेत्र। दूसरा होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक। जो कंटिग्यूअस, बहुत ज्यादा नहीं, केवल इन टर्म्स की बात करेंगे। कंटिगुअस जोन क्या होता है? भारत की जो आधार रेखा है उससे 24 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है उसको हम कंटिगुअस जोन बोलते हैं। इसके पहले टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। अगर मैं यहाँ पर रफली एक डायग्राम बना लूं भारत का, तो हम देखते हैं भारत के जो कोस्ट लाइन है वो कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है। तो इस टेढ़ी मेढ़ी कोस्ट लाइन को मिलाने के लिए एक लाइन सीधी खींच ली जाती है, और इस सीधी खींची हुई लाइन को ही हम बेस लाइन बोलते हैं। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। और बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है इसको बोला जाता है कंटिगुअस वाटर, यानी कि संलग्न क्षेत्र। ठीक। और यहां पर अगर देखें तो जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसको बोला जाता है। ठीक है। विशिष्ट जो आर्थिक क्षेत्र है इसको बोला जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे हमारे पास हाई सी या इंटरनेशनल वाटर जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जिन पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो हम समझ गए कि जो भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ तक है? बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्र में एरिया है वो हमारा क्या है? वो हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक। अब अगर हम लोग आगे चलें तो अगला पॉइंट हमारे पास है कपास उत्पादकता मिशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कपास उत्पादकता मिशन की भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, और ये किसके लिए की गई है? ये की गई है कपास उगाने वाले किसानों के लाभ के लिए। कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया जाएगा। ये मिशन 5 सालों का होगा, 5 इयर्स का ये मिशन होगा। और इस 5 साल के मिशन में जो कपास की जो खेती है उसकी उत्पादकता और उसकी सस्टेनेबिलिटी में सुधार लाने में के लिए काम किया जाएगा। और यहाँ पर कपास की जो लंबी रेशे वाली जो किस्म होती है,
कपास के भी अलग अलग किस्म आती हैं, जिसमें जो जो रेशे होते हैं उनका साइज अलग अलग होता है। और कपास का जो रेशा होगा वो जितना लंबा होगा, कपास उतना ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो यहाँ पर कपास की उन किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा जो लंबे रेशे वाली किस्में होती हैं, यानी कि स्टेपल कॉटन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेस्ट असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करी जाएगी। ठीक। और कपास से ही रिलेटेड हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर भी है। तो एक कपास से हमें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कच्चा माल मिलता है। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है जिसको 5F विजन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 5F मिशन है, इस 5F मिशन के अनुरूप जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी, और भारत का जो परंपरागत वस्त्र क्षेत्र है इसमें नई जान फूंकने के लिए क्वालिटी वाला जो कपास है उसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। किससे? कपास उत्पादकता मिशन से। क्योंकि कपास उत्पादकता मिशन में जब हम कपास का डेवलपमेंट करेंगे, कपास की उत्पादकता बढ़ाएंगे, अच्छी क्वालिटी के कपास का डेवलपमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा जो वस्त्र उद्योग है वो वस्त्र उद्योग में भी क्या आएगा? सुधार आएगा, ग्रोथ आएगी। यहाँ पर हम लोगों ने बात की है अभी 5F का विजन। ये 5F हमारे पास कौन कौन से, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने 5F दिए हैं। इन 5F की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन टू फॉरेन। तो एक एफ हमारे पास हो गया फार्म, दूसरा एफ हो गया हमारा फाइबर, तीसरा एफ हो गया फैक्ट्री, चौथा एफ हो गया फैशन, और पांचवा एफ हो गया हमारे पास फॉरेन। तो ये 5F हैं। यानी कि खेत से फाइबर, फाइबर जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बनेंगे धागे, धागों से बनेंगे कपड़े, वो कपड़े फैशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये फॉरेन में पहुंच रहे हैं। यही हमारा 5F मिशन है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो अगला पॉइंट किसानों के लिए है कि जो किसान क्रेडिट का कार्ड है इसके माध्यम से किसानों को अधिक ऋण जो है वो प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण की बात बजट में करी गई है। यहाँ पर एक संशोधित यानी कि रिवाइज्ड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लाई जाएगी, संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना लाई जाएगी। और इसके अंतर्गत जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो KCC हैं, इनके माध्यम से किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है उसकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा। तो किसानों के ऋण की सीमा कितनी कर दी जाएगी? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। किसान अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। और इसके जरिए 7.7 करोड़ किसान, ठीक है, इसके जरिए 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान जो होंगे वो शॉर्ट टर्म जो लोन है वो प्राप्त कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है जिसको भारत सरकार ने किसानों को सस्ते और सरल तरीके से एग्रीकल्चरल लोन देने के लिए शुरू किया था। अगर किसी किसान के पास जमीन है तो वो जमीन के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है, और ये जो कार्ड है किसानों को खरीफ, रबी की फसल, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन जैसी एक्टिविटीज के लिए अगर उनको किसी पैसे की जरूरत है तो उनके खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। शुरुआत इसकी करी गई थी अगस्त 1998 में नाबार्ड की सिफारिश पर। नाबार्ड क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर का एपेक्स बैंक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। तो इसकी सिफारिश पर इसका शुरू किया गया था। फिर यहाँ पर एक चीज और है कि यूरिया, किसानों को क्या चाहिए? यूरिया चाहिए। तो यूरिया की आपूर्ति और ज्यादा बढ़ाने के लिए, यूरिया की आपूर्ति और ज्यादा बढ़ाने के लिए नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला एक संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो एक नया यूरिया प्लांट एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। कहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा? असम के नाम रूप में एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसकी क्षमता क्या होगी उत्पादन की? 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता इसकी होगी।
हम अगर देखें तो भारत में अब तक 5 यूरिया प्लांट्स ऐसे हैं जिनको रिवाइव किया जा चुका है। ये 5 यूरिया प्लांट्स कौन कौन से इनका रिवाइव किया जा चुका है, तो इनमें से पहला है सिंदरी में, सिंदरी यूरिया प्लांट जो कि कहाँ पर है, जो कि झारखंड में है। दूसरा बरौनी यूरिया प्लांट जो कि बिहार में है। तीसरा है गोरखपुर का यूरिया प्लांट जिसको रिवाइव किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रामगुंडम यूरिया प्लांट जो तेलंगाना में है, और तलचर जो कि उड़ीसा में है। तो इन 5 यूरिया प्लांट्स को रिवाइव किया गया। इनके अलावा पश्चिम बंगाल के पानगढ़ को भी रिवाइव किया गया है। तो ये 5 और पश्चिम बंगाल के पानगढ़ को मिला लें तो कितना बन जाता है, 6 बन जाते हैं। तो इन 6 यूरिया प्लांट्स को क्या किया गया है, रिवाइव किया गया है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक। तो अब भारतीय डाक का जो कन्वेंशनल काम था चिट्ठी वगैरह बेचने का, वो तो डाउन हो गया, क्योंकि आजकल हम ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और भी दूसरी चीजों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इससे कि जो कम्युनिकेशन है वो तेज और आसान हो गया है। और जो चिट्ठियां लोगों के द्वारा एक दूसरे को लिखी जाती थी वो अब नहीं लिखी जाती, और केवल सरकारी कामकाज में ही भारतीय डाक का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इनका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनको इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1.5 लाख जो ग्रामीण डाकघर है, भारतीय डाक विभाग के पास 1.5 लाख ऐसे डाकघर हैं जो ग्रामीण इलाकों में हैं। इनको भारतीय डाक पेमेंट बैंक, और जो डाक सेवक है उनकी संख्या 2.4 लाख है। एक बड़ा विशाल नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है, इसका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनको क्या किया जाएगा, इनको भारतीय डाक पेमेंट बैंक और डाक सेवकों के एक बड़े नेटवर्क की सहायता से इनको जो रूरल इकोनॉमी है उसके कैटलिस्ट के रूप में, उसके उत्प्रेरक के रूप में, उसको बढ़ावा देने वाले एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इनको तैयार किया जाएगा। भारतीय डाक को एक बड़े पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदला जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इससे विश्वकर्मा के रूप में जो चिन्हित शिल्पी हैं, जो नए उद्यमी हैं, जो महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, साथ ही एमएसएमईज जो हैं, और जो बड़े सरकार जो कारोबारी संगठन हैं, उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति इससे होगी। इनमें जो अब इनका जो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा ना, डाकघरों में अब नई सेवाएं शामिल की जाएंगी जिसका इस्तेमाल करके ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकेंगे। तो ये कुछ नई जो सर्विसेज इनको दी जाएंगी करने के लिए, वो क्या है, तो ग्रामीण समुदाय में हब को लोकेशन। ठीक, हब को लोकेशन क्या है, इसको ठीक से लिख देता हूँ, हब, HUB हब है, और को लोकेशन है। अब ये हब कोलोकेशन बेसिकली क्या होता है, तो ग्रामीण या रूरल कम्युनिटी का जो हब कोलेशन होता है उसका अर्थ है यूनियन बजट के इसके कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो गांव के लोगों के लिए कई जरूरी सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करके उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें दूर दूर ना जाना पड़े। और ये कहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी उनको, उनके इलाके के डाकघर में प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि ये एक हब कोलोकेशन के रूप में काम करेगा। ठीक है। सरल शब्दों में अगर देखें तो सरकार चाहती है कि कौशल विकास, स्वास्थ्य, रोजगार और जो दूसरी सेवाएं हैं एक ही केंद्रित स्थल पर मिल जाएं। इससे गांव के लोगों को आसानी होगी, उनका समय और पैसा बचेगा। ठीक। अब आगे अगर देखें तो यहाँ पर सांस्थानिक खाता सेवाएं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो अकाउंट सर्विसेज हैं वो भी इनको ये देंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश विड्रॉल और ईएमआई पिकअप का काम भी ये करेंगे। सूक्ष्म उद्योगों को जो लोन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बीमा का काम करेंगे, और जो दूसरी सहायता प्राप्त डिजिटल सर्विसेज हैं वो भी देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगला है एनसीडीसी को सहायता दी जाएगी। एनसीडीसी को अगर देखें तो ये है एनसीडीसी। एन एनसीडीसी का जो पूरा पूरा नाम है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है।
ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे भारत सरकार ने सहकारी समितियों के, कोऑपरेटिव बॉडीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनके सपोर्ट के लिए बनाया है। इसको बनाया कब गया था? इसको 1963 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था संसद के एक अधिनियम के द्वारा। इसका नाम था एनसीडीसी एक्ट 1962। अधिनियम 1962 का है और इस अधिनियम के तहत 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही सहकारी समितियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सहकारी सहकारिता आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना, लोन, ग्रांट और इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करना, जो एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी है उसमें जो कोऑपरेटिव मॉडल है उसको और ज्यादा सशक्त बनाना। तो इनको जो सरकार है वो सहायता देगी। कैसी सहायता देगी? इनको इस तरीके की सहायता दी जाएगी कि ये जो ऋण से संबंधित कार्य है इनके लिए आसान हो जाए, यानी कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार के द्वारा दी जा सकती है। तो ये जो हमारा था ये पहला इंजन था जो कृषि का था, थोड़ा सा बड़ा था। ये जो बजट है इसको हम लोग दो पार्ट्स में भी और कवर करेंगे। तो बाकी आने वाले जो दो पार्ट्स है उसमें हम लोग बाकी इंजन और जो दूसरा पोर्शन बजट का है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, जिससे अब यहाँ पर इसको अलग अलग पार्ट्स में करने का कारण ये है कि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए और सभी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से डिस्कस हो जाएं, अच्छी तरीके से कवर हो जाएं। हमारे पास अभी समय है एग्जाम में, तो चीजों को जितना अच्छी तरीके से हम कर लेंगे, एग्जाम में जिस तरीके के अब सवाल आने लगे हैं उन सभी तरीके को सवालों को हम यहाँ पर कवर कर सकेंगे, समझ सकेंगे और सही आंसर दे सकेंगे। हमें एग्जाम को पास करना है, कोई खाना पूर्ति नहीं करनी है कि हमने इसको ऐसे और वैसे पढ़ लिया और एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो हम उसको समझ ही नहीं पाए। साथ ही साथ अगर ये मेंस, अगर पीसीएस मेंस भी आप दे रहे हैं तो वहां पर भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनमें आपको ये मदद करेगा। तो अब मल्टी डायमेंशनल तरीके से चीजों को पढ़ने का वक्त आ गया है और हम वैसे ही यहाँ पर पढ़ेंगे। ना मैं कोई खाना पूर्ति करूंगा, ना मैं आपसे कोई उम्मीद करूंगा कि अपने पढ़ाई में आप कोई समझौता करें, कोई खाना पूर्ति करें। तो फिलहाल अभी इसको इतना रखते हैं, अगले दो वीडियोज में इसको हम जिन को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।